और नहीं, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे नाना की भरोसे रहती थी, मेरे नाना की भी डेथ हो गई इस चक्कर में। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं उनकी, बस उनके भी हस्बैंड नहीं है। किस क्लास में पढ़? 12th क्लास में मेरे अब बोर्ड्स होने वाले हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ पे पढ़ूंगी, क्या करूँगी बताओ आप। वो कौन लोग हैं जो ये फैक्ट्री या कारखाने बनाने के लिए? ये वो सब मुसलमान हैं जितने। हाँ जी, हमारा जो मकान लिया है वो शाजिया अहमद ने, उसने अपने नाम कराया है। ऐसे वो 10,335 है, वो किसी बेगम जान ने कर रखा है, वो उससे आगे वाला किसी अब्दुल ने कर रखा है। ऐसे करके ये जितने 90-100 मकान है, सब मकानों पर उन्होंने केस कर रखा है। मकान के सदमे में ये देखो 15 दिन में 2 मौतें हो गई हमारे घर में। मकान के सदमे में? क्या सादिया अहमद के पास कहाँ प्रूफ है? ना इसके पास कोई हमारे इसके ये पूछो, इसका अपना तो बिजली का बिल दिखा, पानी का बिल दिखा, हमारे आधार कार्ड वगैरह देख लो। हमारे पुराने से पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं। 7 साल की हमारी माँ आई थी यहाँ पे, आज उनकी कितनी एज होगी? और इस तरीके से हमें टॉर्चर किया जाता है, हमारे घरों में घुस के हमसे बदतमीजी करी जाती है, मारपीट करी जाती है। कल भी बहुत मारपीट करी हमारे साथ। चंदे की रसीद को रेंट रसीद में कन्वर्ट कर दिया कि हम आपसे रेंट ले रहे हैं, ठीक है जी। तो वो रेंट रसीद उन्होंने कोर्ट में दिखा करके हमें रेंटेड बना दिया, जबकि हम रेंटेड यहाँ पर है भी नहीं। मजार थी, इसका ताजमहल बना के रख दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो कुछ हिंदू परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। सरकार ने उनको शरण दी और तब से 1947 से वो यहाँ पर इन्हीं तंग गलियों में रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आज ये तंग गलियाँ, ये छोटे छोटे कमरे आज उनसे छीने जा रहे हैं। आखिरकार क्यों? इसके पीछे की एक अलग कहानी है। आप सुनेंगे तो शायद आपको भी या तो गुस्सा आएगा या तो फिर तरस आएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वही तंग गलियां हैं, लगभग 300 घर हैं जिनको तोड़ने का आदेश आ गया है। आप सोचिए, एक समय पर जब सरकार ने इनको ये जगह दी थी, ये ज़मीन दी थी, तो इतने बड़े बड़े घर, छोटे छोटे कमरे इन्होंने बनाए आशियाने के तौर पर कि यहाँ पर रहेंगे और अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन आज वही घर तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? इसके पीछे एक अलग दर्द भरी कहानी है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं और जिनका घर टूट रहा है उनका क्या कुछ मानना है। एक परिवार नहीं है, 300 परिवार और उनके पीछे कितनी जिंदगियां गुजर बसर कर रही हैं, वो भी बड़ा सवाल है। तो चलिए, कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आपको भी समझाते हैं कि ये पूरी कहानी आखिरकार क्या है। सर, ये जगह का नाम बताइएगा और ये पूरी जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बताइएगा, क्या चल रहा है। ये जगह का नाम है बगीची पीर जी, प्रताप नगर, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे जो दादा परदादा जो मकान खाली हुआ है ये हमारा ही है। मैं इसी मकान में रहने वाला हूँ। तो आज हम बाहर रोड पे पड़े हुए हैं। यहाँ की जो हमें जगह थी, ये हमारे जो दादा पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था तब वो पाकिस्तान से आए थे, तो सरकार ने उनको ये जगह दी थी, ठीक है जी। तो उसके 2002 के बाद कुछ मोमडन लोग आते हैं, जो यहाँ का असली ओनर था वो पाकिस्तान चला गया था। तो यहाँ का जो केयर टेकर था ना, जो यहाँ साफ़ सफाई करता था, उसने सोचा कि भाई मालिक तो है नहीं, तो उन्होंने जो 2-4 केयर टेकर थे जो साफ़ सफाई करते थे, उन्होंने आपस में ही इसकी फर्जी रजिस्ट्री आपस में कर ली, ठीक है जी। फर्जी रजिस्ट्री कर ली, तो उन्होंने रजिस्ट्री को थोड़ा टाइम दिया ताकि थोड़ी रजिस्ट्री को टाइम मिल जाए। टाइम मिलने के बाद फिर उन्होंने हमारे घर पे वो नोटिस भेजना शुरू कर दिए। और फिर वो नोटिस के थ्रू एक एक करके मकान खाली करवा रहे हैं। यहाँ जितने मकान हैं सब मकानों पर केस चल रहे हैं। हमारा जो मकान खाली हुआ 5वें नंबर का है, पहले 4 मकान और वो खाली करवा चुका है केस के थ्रू, क्योंकि उनकी जो टीम है, पूरी टीम उनकी 30 सारी कोर्ट में बैठ रहती है। 50 वकीलों की इनकी बहुत बड़ी टीम है। तो उनकी टीम सिर्फ यही काम करती है कि इस पूरी लैंड को खाली करवा के फिर उन्हें यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनानी है, उन्होंने यहाँ पर कारखाने बनाने अपने। अच्छा, तो वो कौन लोग हैं जो ये फैक्ट्री या कारखाने बनाने के लिए? ये वो सब मुसलमान हैं जितने। हाँ जी, हमारा जो मकान लिया है वो शाजिया अहमद ने, उसने अपने नाम कराया है। ऐसे वो 10,335 है, वो किसी बेगम जान ने कर रखा है, वो उससे आगे वाला किसी अब्दुल ने कर रखा है। ऐसे करके ये जितने 90-100 मकान है, सब मकानों पर उन्होंने केस कर रखा है और उसका धीरे धीरे कोर्ट के थ्रू वो खाली करवाते हैं। तो ये जो यहीं पे बगल में मस्जिद और मजार है, वहाँ पे भी आप लोग चंदा वगैरह देते थे, उसके बाद भी फिर मतलब कोई भी ऐसा सहूलियत आप लोग के साथ नहीं बढ़ती गई? मैं बताता हूँ, हमारे जो दादा परदादा आए थे तब वो यहाँ पर रहा करते थे। तो जो मस्जिद थी ये सिर्फ एक टीन की बनी हुई थी।
तो पहले उस टाइम में भाईचारा था कि चलो भाई कुछ नहीं है, तो वो 1 रुपया 2 रुपया इनसे चंदा लिया करते थे कि आप लोग चंदा दे दो तो ये मस्जिद की रख रखाव वो हो जाएगी। तो उन्होंने वो चंदा थोड़े टाइम तक चलाया, मतलब साल 2 साल 4-5 साल तक चला, फिर उसने चंदे की रसीद को रेंट रसीद में कन्वर्ट कर दिया कि हम आपसे रेंट ले रहे हैं, ठीक है जी। तो वो रेंट रसीद उन्होंने कोर्ट में दिखा करके हमें रेंटेड बना दिया, जबकि हम रेंटेड यहाँ पर है भी नहीं। हमें बकाया सरकार ने यहाँ पर जगह दी है, वो पेपर है हमारे पास। हाँ जी। मतलब आप सोचिए कि जिनको मतलब इन लोगों ने जो समझ के दिया, दान समझ के जो दिया, इनको रेंटल बना के और उनका ही पैसा ऐड के और फिर आज इन्हीं को घर से बेघर कर रहे हैं। क्या कह रही थी मैम? मैं ये कह रही थी कि उर्दू पहले के टाइम में, अब के टाइम में भी उर्दू किसी को नहीं पढ़ने आती हमारे में, तो उर्दू में लिख के वो पर्ची मतलब बनाया करते थे, तो हमें तो पढ़ने आती नहीं, ये किस तरीके से मांग रहे हैं। 1-2 रुपए की बात होया करती थी, हम चलो अब भी हमारे में ये चीज़ है कि कोई पर्ची कटाने आता है, अंकल हम यहाँ जागरण कर रहे हैं, वहाँ जागरण कर रहे हैं, आप 150 रुपये की, अब भी हम कटाते हैं, हमें ऐसे नहीं है। उस टाइम में भी बस यही हमारे साथ हुआ कि हमने 1-2 रुपये की बात को इस तरीके से हमने उसको दे दिया। हमें पढ़ने नहीं आती थी उर्दू और अब भी नहीं आती है, तो इस तरीके से उन्होंने ये काम करा। जब हम एक संदेश देते हैं ना भाईचारे का, और जब इस तरीके की घटना हो जाती है, फिर सब ये कहते हैं ना कि सरकार जानबूझकर कर रही है या मीडिया जानबूझकर हिंदू मुसलमान कर रही, नहीं। जब ये जो ऐसी जहनी मानसिकता, जब ऐसे किसी को ठगने की, किसी को बाहर निकालने की, किसी की ज़मीन एक्वायर करने की, जब तमाम तरीके की इस तरीके की प्रोसेस होते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, तो वो सोच कहीं ना कहीं समाज में पनपती है। अब जो परिवार ऐसे लोगों की वजह से आज बेघर हो रहा है, उनके मन में कितना भाईचारा रहेगा? ये तो दोनों तरफ की बात होती है ना। अब देखिए, आज इनका घर कहीं ना कहीं लुट रहा है, तो वो चीज़ ये समझ रहे हैं, उसकी पीड़ा समझ रहे हैं। क्या आपका भी अच्छा सबसे बड़ी कितने साल से रही है यहाँ? मेरे को मैं 60 और 3 की हूँ। मेरी बड़ी लड़की है 45 की और यहीं पैदा हुई है, और 5 बच्चों की मैंने शादी कर दी, एक कुंवारा है, और इधर ही रह रही हूँ। मैं 11 साल की आई थी शादी करके, बस अब हमारे को निकालने का हमला कर दिया मुसलमानों ने। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं वो लोग आपको निकालने के लिए, या फिर ये प्रोसेस है जो कोर्ट के द्वारा? 2 मकान ये थे, अब हमारा करा है तीसरा, ऐसे ही करके 2 मकान अंदर कर दिए, परली पूरी बगीची पे कर रखा है उन्होंने। अच्छा, पूरी बगीची पे कर रखा है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, रोड पे पड़े हैं, 11 दिन हो गए। आप लोग सरकार से क्या अपील करना चाहते हो कि जो जमीन 1947 में आपको मिली थी, अब आप लोग को कुछ और लैंड दिया जाए, या यहीं पर कोई न्याय की मांग है? क्या चाहते हो आप लोग? अब हमारे घर मिलने चाहिए हमारे को। अब हम यही घर हमारा दे दो, यही चाहिए, यही हमारा घर हमको दे दो, चाहे हमारा छोटा सा है, बस हमारा घर हमारा दे दो। हमारी तो जन्मभूमि यहीं की है ना, मैं इनके दूसरे नंबर पे बेटी हूँ। अब मैं भी अपने ससुराल से आ रखी हूँ, बच्चे उच्चे छोड़कर आ रखी हूँ। अब देखो, मम्मी की तबीयत परसों ख़राब इतनी हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था, इनका बीपी हाई हो गया था बिल्कुल ही। अब बताओ, हमारा तो हमारा जैसा ही मकान है, जैसा भी है, हम खुद ठीक करवा लेंगे। हमारा मकान हमारे को दे दो, बस हमारा मकान हमारे को मिलना चाहिए। मांग सिर्फ इतनी है, ये जो फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है इसकी जांच करवाई जाए। इसकी रेखा सरकार गुप्ता से, मोदी सरकार गुप्ता से हमारे सिर्फ एक ही डिमांड है कि इसकी जो जांच है उसकी जांच करवाई जाए। इसका असली मालिक कौन है? असली मालिक वो नहीं है, वो पर ना असली मालिक प्रूव ही नहीं करता। ये सिर्फ फ्रॉड रजिस्ट्री करवा करके और उसके ब्याह पर ये हमसे धीरे धीरे करके कोर्ट के थ्रू खाली करवाए जा रहे हैं। हम लोग 5,000-7,000 रुपये कमाने वाले, हम लोग कहाँ से 1,00,000-2 लाख का वकील कर लेंगे? हम वकील करते कोई छोटा मोटा, तो उस वकील को दुगनी की कीमत पे वो उसको खरीद लेता है। तो हमारा ऐसे करके धीरे धीरे केस कमजोर होकर के आज हमसे उसने ऐसे खाली करवा लिया जी। देखिए, ये लोग रोड पर बैठने के लिए मजबूर है। आधी फैमिली जो है रोड पर बैठी हुई है, वो भी दिखाएंगे कि वो क्या आज फेस कर रहे हैं। और चलिए दिखाते हैं कि उनकी क्या कहानी है। सारा सामान इनका जो है वो रोड पर पड़ा हुआ है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर 2025 में लगे महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद 2026 में लगे माघ मेले की छटा भी अद्भुत है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सदप्रयासों से पहली बार हर साल लगने वाले माघ मेले का चरित्र राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर का देखा जा रहा है। माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व हैं। प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संगम तट पर लोगों का जन सैलाब
उमड़ रहा है। माघ मेले के सफल आयोजन के लिए शासन और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा मेला क्षेत्र रंग समन्वित थीम पर आधारित है। मेले को आकर्षक रूप देने के लिए 7 सेक्टर्स और 7 पॉन्टून पुलों को 7 ऊर्जा चक्रों के रंगों से सजाया गया है। घाटों पर उपलब्ध चेंजिंग रूम भी सेक्टरवार रंग योजना के अनुरूप तैयार किए गए हैं। ये पहले की तुलना में दोगुनी क्षमता वाले हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है। पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक AI इनेबल्ड CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और यातायात की निगरानी की जा रही है। NDRF और SDRF के गोताखोरों को संगम और घाटों पर तैनात किया गया है। ATS, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। मेला क्षेत्र में छोटे उपचार से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज तक की पूरी तैयारी है। 20-20 बेड के 2 अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जहां OPD, निशुल्क दवा वितरण से लेकर इमरजेंसी, माइनर सर्जरी, डिलीवरी, खून जांच तक की सुविधाएं हैं। CM योगी ने निर्देश दिए हैं कि माघ मेला 2026 न सिर्फ धार्मिक भावना का प्रतीक हो, बल्कि साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधाओं और आधुनिक अवसंरचना के मामले में भी देश भर के मेला आयोजनों के लिए एक आदर्श बने। ये वही तंग गलियां हैं जहां पर ये पूरी चीजें चल रही हैं। आपको दिखाते जाएंगे कि आप सोचिए, एक घर नहीं है, इसमें कई घर हैं और कई लोग रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये वही बेड है जिस पर कभी इंसान सुकून की नींद सोता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बाहर सोने के लिए मजबूर है। आप ये घर के सामने ये सारा सामान देख सकते हैं। सब इनका सामान घर से बाहर फेंक दिया गया है और देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और आज ये लोग घर से बेघर होने के लिए मजबूर है। अपनी ही ज़मीन पर जो सरकार ने ये भरोसे के साथ इनको दिया था कि ये इनसे छीना नहीं जाएगा, ये आपकी है, ये रिफ्यूजी थे, अपने देश में वापस आए थे। आप देखिए कैसे बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें आज रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। और आप देखिए, अच्छा ये हमारे पिताजी जिन्होंने ज़मीन दी थी, हमारे दादा परदादा भी यहीं पे थे। ये आपके माँ बाप है। कितने साल पहले आपके दादा परदादा 1947 में? हाँ जी, जब बंटवारा हुआ था, जब से हम यहाँ पे आए थे, हमारे माँ बाप भी और हमारे दादा परदादा भी। तो आपके पास वो कागज वगैरह है? कागज है जी हमारे पास। हाँ। सब डॉक्यूमेंट है। हाँ। कागज है हमारे पास। हाँ जी, सब दिखा देंगे। कागज भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। आज मकान के सदमे में देखो 15 दिन में 2 मौतें हो गई हमारे घर में। मकान के सदमे में? और अब ये तब भी ऐसा ही हड़दंग हुआ था। ये दोनों भाई ने सदमा कर लिया। पहले छोटा भाई मरा उसके गम में, और ये घर की टेंशन में देखो 15 दिन का गैप था, ये एक्सपायर हो गए। देख रहे 15 दिन के गैप में 2 फैमिली तबाह हो गई। तो जब आदमी कहता है ना कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है या सरकार जो है मौजूदा वो हिंदू मुसलमान करती है, तो ये है न्याय, कम से कम मिलना चाहिए था। आप देख रहे हैं 29/11/2023 और आज देखिए 15 नवंबर 2023। मतलब ये सब जो 15-15 दिन का गैप था, वो कहीं ना कहीं वो परिवार भुगत रहा है और वो उसका कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। आप देखिए कैसे लोग रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपना घर छोड़ कर यहाँ पर रह रही हैं और ये स्थिति है। कैसे बाहर से खाना आ रहा है, बाहर से खा रहे हैं, घर में नहीं जा पा रहे, ना नहाना धोना। ये जो हो रहा है मैम, कैसा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी मैम, देखो बहुत गलत हो रहा है जो भी हम लोगों के साथ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 47 से रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने अब नया दावा कर रहे हैं, नई फर्जी रजिस्ट्री बना रहे हैं ये लोग। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर ये लोग कुछ छोड़ के आए तो ये लोग कुछ वो करके आए होंगे, तो इनको भी तो कुछ चाहिए ना। ये जो मामला है, ये जो पूरा केस हुआ है, वो हाई कोर्ट से हुआ है, 30 हज़ारी कोर्ट से हुआ है या कहाँ से हुआ है? मैम इतना मेरे को नहीं पता, देखो मैं रात को आई हूँ, ठीक है, इतना मेरे को नहीं पता, वो हमारे भाई वगैरह को इनको पता है।
तो चलिए देखिए यहाँ पर ये सारी स्थिति है। लोग खाना, उनके रिलेटिव्स जो हैं खाना लेकर आ रहे हैं और उनको खिला रहे हैं, और ये लोग किस कंडीशन में, समझ लीजिए इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैम, ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कौन से कोर्ट में चल रहा है? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि आप नीचे से हार के आए हो, तो इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा केस। तो आपने चैलेंज नहीं किया? आप लोगों ने कोई वकील वगैरह नहीं किया? अब मैम इतने पैसे नहीं है ना हम लोगों के पास कि हम दोबारा वकील करें, क्योंकि हर वकील तो वो खरीद लेता है हमारे। अब हम तो रोज डेली कमाने खाने वाले हैं, कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे। सरकार से क्या अपील है, क्या चाहते हो कि आप लोग को किस तरीके से मदद की जाए? सरकार से पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उनकी रजिस्ट्रियों की जांच करे, वो किस तरीके से रजिस्ट्रियाँ तैयार करवा रहे हैं। दूसरी मांग ये है, हमें हमारी छत वापस दिलवाएं उन लोगों से, मुसलमान लोगों से। आपको क्या लग रहा है कि ये फर्जी रजिस्ट्री जो है वो जानबूझ के तैयार करवाई गई है? जी, ये जानबूझ के किसी की 2013, 2019 इस तरीके से बनवाई है, बहुत पुरानी नहीं है इनके पास। हमारे पास तो सन 47 का भी कागज़ रखा हुआ है। जब यहाँ पर सरकार ने बिठाया था हमें, उस वक्त का भी हमें कागज़ रखा हुआ, उन्होंने स्टैंप भी लगा के दी थी, कहा था आप लोग यहीं गुजारा करो, अब आज से आप लोग यहीं रहोगे। तो मतलब आप सोचिए कि 1947 के बाद जब इन लोगों को सरकार ने बिठाया तो फिर उसके बाद रजिस्ट्री कैसे बन गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अभी जो डिसीज़न आया है, किस तरीके से आया है, न्याय व्यवस्था अगर इसी तरीके से चरमराने लगे तो आम जनता का क्या होगा? और आम जनता कहीं ना कहीं इसी भरोसे पे रहती है कि कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा, सरकार से उनको न्याय मिलेगा, और जब न्याय ही दम तोड़ने लगे तो कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर होकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसी तरीके के हालात में, इसी तरीके की जिस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आज घर से बेघर हैं और ये सब यहीं रह रहे हैं। अभी जानने का प्रयास करेंगे। ये सर, जो कोर्ट से ये पूरा आदेश आया है वो किस कोर्ट से आया है? ये मैम, ये पहले हमने लोअर कोर्ट में केस लड़ा था। लोअर कोर्ट में इसकी पूरी टीम बैठी हुई है। लोअर कोर्ट से आप जीत ही नहीं सकते। आप लोअर कोर्ट से हार गए तो समझ लो आप हर कोर्ट से हार गए। ठीक है जी, लोअर कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी 1-2 हीयरिंग हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप नीचे से हार के आए हो, या तो आप केस यहाँ से डिसमिस करा लो, नहीं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। ठीक है जी, फिर हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 15 मिनट की हीयरिंग हुई थी। जी आप नीचे से हार के आए हो, उन्होंने सिर्फ लिख दिया। हमसे ना सुना गया, ना हमसे पूछा गया, ना सामने वाले से बंदे से ये पूछा गया कि तू जो रजिस्ट्री करवा के लेकर गया है ये ओरिजिनल है या फेक है। सिर्फ वो फेक रजिस्ट्री के बिहाफ पर कोर्ट ने उसको मालिक बना दिया। उसको मालिक बना करके हमारा मकान हमसे खाली करवा दिया। सर, कोर्ट की भी तो गलती नहीं है ना। अगर जैसे जो प्रूफ रहेंगे, जो प्रूफ दिया जाएगा वही वो मानेंगे कोर्ट। लेकिन क्योंकि वो तो प्रूफ के आधार पर कोर्ट चलता है। लेकिन अगर आप ये सब पूरा मुद्दा देखें तो आप इस सब का जिम्मेदार किसको मानते हैं? वो जो मीडिएटर्स हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए, एक गरीब बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? आप बस मुझे इस बात का आप जवाब। के लिए सरकारी वकील और तमाम चीज़ें हैं जो कानून व्यवस्था दी नहीं होता मैडम, कोई कानून व्यवस्था। जिसके पास जाते वो यही कहते हैं आप अपना केस कोर्ट में लड़िए। आप मुझे इस बात का एक जवाब दे दीजिए, एक गरीब बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए वो क्या करेगा? केस लड़ेगा। लेकिन केस किससे लड़ेगा? जब जिससे वो खाने के लिए पैसे नहीं है, वो केस कैसे लड़ेगा? और उसके बाद चलो वो केस हार गया, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? आप बताओ। जैसे हम बैठे हैं, अब हमें न्याय कौन देगा? आप मुझे बस इसका वो बता दीजिए, अब ये न्याय कहाँ से मिलेगा? ये बात तो है। आप अपने थ्रू बताओ कि न्याय हमें कैसे मिलेगा, कब, कौन से उससे मिलेगा? देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो शब्द नहीं मिलता है। ये सर मुझसे पूछ रहे हैं कि इनको न्याय कैसे मिलेगा अगर एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ का पार्टी वाला जो बहुत मजबूत है वो वकीलों को खरीद लेगा, तमाम ऐसे फेक रजिस्ट्री बना लेगा, तो इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? विकसित उत्तर प्रदेश योगी सरकार का एक व्यापक लक्ष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट 2047 के 3 मिशन हैं: समग्र विकास, आर्थिक नेतृत्व और सांस्कृतिक पुनर्जागरण।
जिसके तहत सभी को घर, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देकर आर्थिक शक्ति बनाना और परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाए रखना जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 3 मिशन के अलावा विजन डॉक्यूमेंट के 3 थीम भी हैं: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। अर्थ शक्ति के अंतर्गत निवेश और आर्थिक अवसरों का विस्तार, सृजन शक्ति के अंतर्गत शिक्षा, कौशल और नवाचार तथा जीवन शक्ति के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को रखा गया है। जिन 12 सेक्टरों पर फोकस किया गया है उनमें कृषि और संबंधित क्षेत्र, पशुधन, औद्योगिक विकास, आईटी, पर्यटन, शहरी और ग्रामीण विकास, अवस्थापना, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन शामिल हैं। विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्यों को लघु अवधि वर्ष तथा मध्यम और दीर्घ अवधि वर्षों में बांटा गया है, जिनमें मुख्य लक्ष्य हैं 2047 तक उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, निर्यात को 4 गुना बढ़ाना, प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाना, सभी जिलों को एक्सप्रेसवे से जोड़ना, जेवर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाना, विश्व स्तरीय हवाई अड्डे विकसित करना। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए बने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक विकसित उत्तर प्रदेश ही एक विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा कर सकता है। कुछ पैसे की लालच में, चंद लालच में जब लोग ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामाजिक जो एक व्यवस्था है वो चरमराती है और जो एक न्याय व्यवस्था है उसका भी ढांचा कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आता है। ये देखिए कुछ पोस्टर्स है लोग लेकर खड़े हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो। देखिए सब लोग अपना अधिकार और अपने हक की बात कर रही हैं। इस पे लिखा है हमारा घर हमारा अधिकार। वाकई में 1947 के बाद इन्होंने अपना घर मान लिया था, आज वही घर इनसे छीना जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो। आपको बताऊँ ये एक कहानी नहीं है। जब ये कहते हैं ना कि हिंदुओं को बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए? बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान से हिंदू भाग भाग कर आते हैं यहाँ पर उनके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनता है, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कितने रिफ्यूजी हैं जो आए हुए हैं कश्मीरी गेट के पास, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने के लिए आए, पाकिस्तान के अत्याचार से बचने के लिए। यहाँ पर अगर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा तो यही न्याय व्यवस्था के साथ वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका विकास होगा? जब हम बात करते हैं अच्छे विकास के, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो ये देखिए इनका क्या परिवार नहीं है? क्या इनके स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कहाँ जाएगी? वो सामाजिक ढांचा कहाँ गया? वो सामाजिक न्याय कहाँ गया? तो एक 11 दिन से बाहर रोड पे बैठ के रोटी, अभी भी रोटी किसी ने ला के दी है। बढ़ाए कहाँ बढ़ाए, कहाँ खाए? अब किसी ने रोटी ला के दे रहे, शाम को भी ला के देते हैं, अभी भी ला के दिए। जब रोटियां खा रहे हैं सब सामान गली में पड़ा हुआ ऐसा। और 4-5 मकानों पे है नोटिस, इन्होंने हार गए। इनके मकानों पे ताला किसने लगाया? मुसलमान ने लगाया। दरवाजा, लोहे का दरवाजा लगा के ताला लगा गया। मुसलमान ये बाड़े के, वो तो भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं करता भाईचारा दिखाते हैं। हमें मस्जिद है, मस्जिद में अभी मुसलमान हमारे मंदिर में नहीं जाएगा, नहीं जाता ना। अब मस्जिद में जाते हैं, मत्था टेकते हैं। ये भाईचारा कहाँ दिखाया? ये कहते हैं ये भाईचारा दिखाया नहीं इन्होंने। उनको बोल बोल के गला बैठ गया हमारा। कल कोई नेता आएगा, सुबह 8 बजे बता दिया नेता आएगा, शाम को 8 बजे तक कोई नहीं आया। गला ही बैठ गया हमारा बोल बोल के। कितना बोले? सही बात है, वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, लेकिन जब ऐसी इनके अधिकार का हनन हो रहा होता है तो सब लोग कहाँ चले जाते हैं वो नहीं पता चलता। क्या कह रहे हो दादी? मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा 11:30 बजे तक बैठे रहते, कोई भी नेता नहीं आया कल। अब
3 दिन 11 तारीख से 10 तारीख से ये लोग बाहर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बताइए कैसे होगा? हम लोगों को भी रिजाई पे कंबल ओढ़ के वो करें क्या? फैक्ट्रियों में काम करती है, ठीक है, बीमार ये रहती है, बीमार रहती फिर भी यहाँ पे बैठे आके नहीं। क्या उम्मीद है कि आगे ये होगा, आप लोग के साथ न्याय मिलेगा? आप लोगों से यही बात उम्मीद, आप पहुँचाओ आगे तक। हमारी बात पहुंचाइए। वोट लेने आ सकते हो तो पूछने का तो फर्ज बनता है कि भाई कैसे रह रहे हो, कुछ खा रहे हो नहीं खा रहे हो, या क्या है कैसे नहीं। बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, उनको भी स्कूल भेजना है। अब आप बताओ कैसे होगा? जब बच्चे नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, पेपर देने नहीं जाएंगे, कैसे चलेगा? आप आज के नहीं है, सन 31 से है यहाँ पे, बहुत पुरानी वो है। जैसे बाथरूम में तैसे कमरे हैं, 7 परिवार रहता है उसमें। देखिए है मैम, और वो भी आज 11-12 दिन हो चुके हैं और भूखे पैसे वो बाहर यहाँ पटरी पे बैठे हुए हैं। आप जैसे लोग सुबह शाम खाने के लिए थोड़ी हेल्प वगैरह हो रही है, कर रहे हैं आप जैसे लोग, लेकिन कोई आके नेता ये नहीं पूछता कि आप इनमें कोई आदमी कमाने वाला नहीं है। ये सारी औरतें हैं, खुद कमाती है, खुद खाती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, जब जाके जरा सी जगह को लेके अपनी बैठी हुई हैं। आज को इनका मकान है, कल को हमारा पिछली गली में हमारे भी नोटिस आए हुए हैं, 95 घर के नोटिस आए हुए हैं, और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप जैसे लोग आते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ ऊपर पहुंचाते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि भाई आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। हम किसी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप हिंदुओं का घर तो मत छीनो ना। हिंदुस्तान से ही आप हिंदुओं को निकाल रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? हिंदुस्तान में जब मुस्लिम ये कहता है कि माइनॉरिटी परेशान की जा रही है, तो भाई मेजॉरिटी में देख लीजिए क्या हाल है। और जब जो नेता हक के साथ वोट मांगने आता है, आज वही नेता गायब नज़र आ रहा है इन लोग को इसी परेशानी में छोड़ के। आपको देखेंगे ये जो पूरा घर है, ये एक मुस्लिम की फैक्ट्री है, और यहाँ पर पूरा हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, और इसी वजह से ये लोग मस्जिद और मजार में चंदे भी दिया करते थे। और वही इन लोगों ने क्या किया कि फर्जी बनाकर इनको रेंटल बना दिया, और वही रसीद दिखा दी कि ये लोग रेंट पे रहते थे, इसलिए हम लोग इनसे 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये बहुत कम मुआवजा लेते थे। आप सोचिए किस तरीके से दिमाग चलाया उन लोगों ने, और इस तरीके से ठगी की जा रही है। और आज आने वाले दिनों में 300 परिवार बेघर हो जाएंगे, उनके पीछे छोटे बच्चे, उनके घर में एक परिवार में 4 से 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग होते हैं मिनिमम। और पल्ली गली के मकान, इनके मकान पल्ली गली में 250-300 मकान है, उनके नोटिस भेज रहा है दबादब, खाली करो खाली करो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्या करने का? क्या अपनी समाधि बनाएगा या अपनी कब्र बनाएगा, या हमें निकालेगा तो कब्र बनाएगा अपनी। यहाँ पे भी मॉल ही खड़े होंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेशन पास हो चुका है हमारे ये प्रताप नगर का। जिस दिन अगर यहाँ पे जिस दिन ये स्टेशन बड़ा बन गया तो यहाँ मॉल ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, मॉल बनेंगे ये। लेकिन हिंदुओं को निकाला जा रहा है, ये पूरा कस्बा ये हिंदुओं का था, आज यहाँ सारे मुल्ले बसे पड़े हैं। आप ये बताओ ना, सारा मुसलमान बसा पड़ा है, और जो केस डालता है वो भी मुसलमान ही होता है, जो लेता है वो भी मुसलमान ही होता है। मकान हिंदुओं के हैं और रहे मुसलमान रहे हैं। अच्छा, क्या कह रही हैं? बगीचे से तो ये बगीचे पीर बन गए ना, तो ये तो अपने आप को शहंशाह बन गए। अच्छा, वो दरगाह कहाँ है? ये जरा सी थी, ये देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। मजार थी, अब ताजमहल बना दिया। बताओ। अच्छा, जरा सी मजार। अच्छा, मजार थी, इसका ताजमहल बना के रख दिया इन्होंने। देखिए जाके आप अंदर। हमारा मंदिर बना हुआ है यहीं पर 12 गज की जगह में बना हुआ है, जहाँ हम बैठ के ढंग से कीर्तन भी नहीं कर पाते। और इनका 1000 गज में बना हुआ पूरा दरगाह, ये मजार। हम पंडित हैं, मेरे फादर इन लॉ सन 31 में आए थे, विश्वास करें। 71 में मेरी भी शादी हुई थी। उस मंदिर को देख लो, और ये बाद में ये मंदिर, इसमें भी उन्होंने हंगामा करा था, फिर ये बनाया। चलो ये भी चल गया, वो भी चल। अब आप बताओ, ऐसे हमारे ये मंदिर और वो छीनने लगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज के नहीं है, इतने पुराने होने के बावजूद हमारे साथ। तुम कल के आए हुए बच्चे, तुम कहते हैं हमें अब्बू ने गिफ्ट दिया, तो हमारे अब्बू नहीं थे, हमारे अब्बू ने गिफ्ट दिया है, इसलिए हम इन पे कब्जा करेंगे। पीर जी की बगीची। हम तो हिंदू हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमारे तो दादा परदादा ने
ये चीज़ हमारे को दी है, हमारी आईडी है, सब कुछ है, प्रूफ है, सब कुछ है हमारा। ये लोग कहते हैं कि हम हमारे मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे को जो मुल्ला कहते हैं कि वो हमारे भाई गिफ्ट, वो क्या नाम है उनका मैडम का, उनका शाजिया, वो कहती है कि हमारे अब्बू ने गिफ्ट दिया है। तो मैडम ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि ये मेट्रो हमारे अब्बू ने गिफ्ट दी तो हमारी थोड़ी ना होगी मैडम। अगर आईडी हमारी यहाँ की होगी, उस जगह की होगी, पर आईडी प्रूफ सारे यहाँ के होंगे तभी तो हमारी होगी ना। जब उनके कोई प्रूफ ही नहीं है यहाँ पे, जो पुराने रह रहे हैं उनके पास आईडी है, प्रूफ है, सब कुछ है, वो दिखा रहे हैं बार बार, आप जैसे लोगों को भी दिखा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई है। उसके पास क्या है? उसको भी फ्रॉड कह दिया, हमारा भी नंबर डाल दिया नोटिस का, हमारा भी उसमें नंबर लिख दिया। पूछो कि आपका भी खाली होगा, क्यों होगा भाई? हम मंदिर में पूजा करते हैं, रहते हैं, खा रहे हैं, जैसे करके हम कैसे वो करेंगे गुजारा? तुमने हमारा भी कैसे वो लिख दिया? तुमने 90 घर का वो कर दिया नोटिस, क्यों? नोटिस आए 90 करके नोटिस, कहाँ जाएं हम बच्चों को लेके? एक एक करके नोटिस भेज रहे हैं, एक एक करके, जिसमें 90 के 90 पूरे घर शामिल हो रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। जब बन जाता है जब ही निकालने आ जाता है, हर किसी को निकाले जा रहा है। अब इन लोगों का, कल उन लोगों का, हर किसी का, पूरी बगीची टारगेट कर रखी है उसने। बनाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और कहाँ है जो सादिया अहमद के पास कहाँ प्रूफ है? ना इसके पास कोई हमारे इसके ये पूछो, इसका अपना तो बिजली का बिल दिखा, पानी का बिल दिखा, हमारे आधार कार्ड वगैरह देख लो। हमारे पुराने से पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं। 7 साल की हमारी माँ आई थी यहाँ पे, आज उनकी कितनी एज होगी? और इस तरीके से हमें टॉर्चर किया जाता है, हमारे घरों में घुस के हमसे बदतमीजी करी जाती है, मारपीट करी जाती है। कल भी बहुत मारपीट करी है हमारे साथ। अच्छा, किसने की? पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने करी है। ये देखो, ये लड़की पीछे खड़ी, इसके डंडे बरसाए, इसके सर में मारे हैं, मार के। ये देखिए, ये हाल, ये जबरदस्ती आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की जा रही है। और सर में डंडा मारा है, इतना बहुत बुरी तरह, हमारे तो पूरी जांग में हो रही है, इधर से भी सूजी पड़ी है पूरी। आपको भी मारा है? हाँ जी, हमारे को भी मारा है। देखो देखो इसके देखो, बल्कि मेरे तो कोई है ही नहीं, मेरी मम्मी और मैं यहाँ, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरी ये छोटी सी बहन, हम लोग रहते हैं। हमारे घर पे ताला लगा दिया इन लोगों ने। मेरे पापा भी नहीं है, मेरे नाना की भरोसे रहते थे, मेरे नाना की भी डेथ हो गई इस चक्कर में। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं उनकी, बस उनके भी हस्बैंड नहीं है। किस क्लास में पढ़ते? 12th क्लास में। मेरे अब बोर्ड्स होने वाले हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ पे पढ़ूंगी, क्या करूँगी बताओ आप लोग? है मैम, कल इसकी मम्मी को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, जिनका घर वो हो रहा है, हमारी बहन ही है ये। मतलब जिसका घर टूट रहा है उसी को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं? सबको टोटल जो आ रहा है बीच में उनको ही, जो बहन बेटियां बोल रही जो बोल रहा है ना, जो बोल रहा है घर के लिए, उनको उठा के लेके जा रहे हैं वो लोग, कि लोग बोले ना, कम हो जाए, डर जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? रेखा गुप्ता जो भी खुद महिला है, क्या? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा घर वापस दे दो, हमें हमारा घर वापस दे दो, चाहे इतना छोटा सा ही है, पर हमें वापस दे दो प्लीज। हमारा जैसा भी हमारा घर है। हाँ, अभी छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अभी देखो पढ़ने की उम्र है, 10-11 दिन हो गए, कोई सी भी सरकार नहीं आई है हमारी सुनवाई करने के लिए, कोई विधायक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, सेफ्टी कंसर्न भी है। अगर वो रोड पे रह रही हैं तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखिए, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं। और क्या कह रहे हो दादी? मैं ये कह रही हूँ कि मेरी 7 साल की उम्र थी बेटा, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो बस हमारी छत नहीं जानी चाहिए बेटा। बेटा हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं है, हम किसके गले लगेंगे? कौन देखेगा हमें? तो बस हमारी छत मिलनी चाहिए बेटा, हमें दौलत नहीं चाहिए बस। देखिए, इनको इनका घर चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। आपको दिखाएंगे, ये वही मज़ार है और ये वही मस्जिद है जहाँ पर कब्जा किया गया है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये बहुत छोटा सा था, अब वो धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। दरगाह शरीफ, यहाँ पर दरगाह शरीफ ये खोला गया है, शेख फरहाद। आप देख सकते हैं कि इन्हीं के चंदे से ये बनी है दरगाह, और आज इन्हीं को घर से बेघर कर दिया गया है। और रोड पे रहने के लिए 2 तस्वीर देख सकते हैं, एक में कुछ नहीं है, जहाँ पर पूरे केवल गाड़ियाँ खड़ी है, और जिसमें परिवार रहते थे, 7 परिवार 8 परिवार एक छोटे छोटे कमरों में रहता था, आज वो रोड पर पड़े हैं। 2 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि जिसने ये ज़मीन दी, जिसने इसके लिए चंदा दिया, आज वो रोड पर रहने के लिए मजबूर है। और आज ये एक परिवार नहीं है, आप देखेंगे कई ऐसे हिंदू बस्तियां हैं थी जिसमें धीरे धीरे मुस्लिम परिवार आते गए और वो हिंदू वहाँ से निकलते गए। आज वो पूरा
हिंदू फ्री बस्ती बन गया है। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में चल रही है। फिलहाल इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप क्या कहेंगे, ये पूरी कहानी को कैसे देखते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।